हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दैट इज वन शॉर्ट पार्ट 2, है ना। पार्ट 2 यहाँ हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, आज गॉसेस लॉ से स्टार्ट करेंगे, है ना। गॉस लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ इन फिजिक्स, गॉसेस लॉ। गॉस लॉ क्या है, व्हाट इज गॉस लॉ, ठीक है। तो अगर इसको मैथमेटिकली लिखें तो ऐसे लिखते थे, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। So this is the Gauss theorem in electrostatics. Gauss theorem in electrostatics क्या कहता है, the surface integral of electrostatic field और a closed surface, और उस surface का नाम है Gaussian surface, is directly proportional to net charge enclosed by the Gaussian surface, net charge enclosed। और जो LHS में है वो नेट फील्ड होता है एक्चुअली, और जो RHS में है वो नेट चार्ज इंक्लोज। जो गॉसियन सरफेस कैसा सरफेस होता है, हाइपोथेटिकल सरफेस, क्लोज सरफेस होता है, और उसकी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ सेम होना चाहिए उस पर, है ना, उसका वैल्यू सेम होना चाहिए उस सरफेस पे। सो दिस वन इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ, है ना। और सिंपली इसको ये कहते हैं, ये फ्लक्स है, जो LHS है, दिस वन इज फ्लक्स, that is the electric flux. This is equal to q net upon epsilon naught, that is the total flux enclosed by a Gaussian surface is directly proportional to the net charge enclosed by the Gaussian surface where epsilon naught is constant। और इसमें फ्लक्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये जो थर्मोडायनेमिक्स, इसमें क्या कहते हैं, वाटर के मूवमेंट के, वहाँ से ये लाया गया है एक्चुअली, वाटर का जो फ्लो होता है एक्चुअली फ्लक्स। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स हियर, ये प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया नॉर्मली। Electric flux is defined as the total number of electric field lines crossing the given area normally। normally बोलना मस्ट है ना। हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि नॉर्मली कोई एरिया है तो इसके नॉर्मली कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहे हैं। so that number of electric field lines crossing the given area, कैसा नॉर्मली जितना पास हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है, नेट चार्ज इनक्लोज्ड पर, है ना। और हम लोगों ने देखा था कि एक्चुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो मैथमेटिकली अपन लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर मैथमेटिकली लिखें तो ऐसा लिखते हैं, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, जहाँ ए एरिया वेक्टर है एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, दैट इज दिस इज इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ थीटा, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, ई ए कॉस थीटा, तो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। सो डिपेंडिंग अपॉन द थीटा फ्लक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। कॉस थीटा, अगर थीटा लेस देन 90 है, थीटा इज लेस देन 90, देन कॉस थीटा इज पॉजिटिव, तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर क्या होता है, नॉर्मल होता है एरिया पर, है ना, सरफेस पर नॉर्मल होता है। तो सरफेस पर जो नॉर्मल है, दैट मान लें कि सरफेस का नॉर्मल कुछ इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दिस इज द एरिया वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। यदि ये एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 है, तो ये कॉस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा, है ना। और इफ थीटा इज इक्वल टू 90 हो गया, cos 90 इज जीरो, cos 90 इज जीरो मीन्स फ्लक्स जीरो होगा अगर नॉर्मल है तो। जैसे सरफेस है यूँ, है ना, और जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जा रहे हैं, दिस इज द सरफेस, है ना, और जो फील्ड लाइंस हैं वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इस पर जो आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल होगा, यूँ होगा आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो उस केस में फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द गिवन एरिया जीरो होगा, तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। एंड इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90, देन कॉस थीटा का वैल्यू नेगेटिव होगा, तो फ्लक्स नेगेटिव होगा। एक्चुअली फ्लक्स पॉजिटिव होने का मतलब है कि फील्ड लाइंस आउटवर्ड जा रहे हैं, अगर फील्ड लाइंस इन कर रहे हैं तो
क्या होगा, फ्लक्स निगेटिव। फ्लक्स निगेटिव का मतलब इनवर्ड फ्लक्स है और पॉजिटिव का मतलब आउटवर्ड फ्लक्स है। तो गॉस थ्योरम को ऐसे भी स्टेट करते हैं कि दिस फ्लक्स इज इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। ठीक है, फ्लक्स इज इक्वल टू दिस, गॉस लॉ। फिर गॉस लॉ के एप्लीकेशन पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट। कितने एप्लीकेशन हैं इसके? एक्चुअली गॉस लॉ के 3 एप्लीकेशंस हैं, है ना। तो पहला क्या था, लाइन ऑफ चार्ज। लाइन ऑफ चार्ज के लिए व्हेन यूर चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ इन्फिनाइट लाइन, कोई लाइन है इस पर चार्ज यदि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसके केस में अपने को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम दिस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ लाइन ऑफ चार्ज। तो जब लाइन ऑफ चार्ज, जब चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये तो अपन ने देखा था चार्ज डेंसिटी, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। व्हेन चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लाइन दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल कूलम पर मीटर। जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में हम लोगों ने 3 क्वांटिटी डिफाइन किया था, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज एज वेल एज वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। व्हेन चार्ज, अगर मान लें इस पर चार्ज जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है दैट इज लैम्डा है, चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस, देन द टोटल चार्ज क्यू विल बी लैम्डा इंटू एल। ठीक है, तो लाइन ऑफ चार्ज के कारण तो सबसे पहला काम जो गॉस लॉ अप्लाई करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डेफिनेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देन वी हैव टू कंसीडर फर्स्ट ऑफ ऑल गॉसियन सरफेस। एंड व्हाट इज गॉसियन सरफेस? दैट इज द कन्वेनिएंट सरफेस that is applied in order to find the electric field for the particular distribution of charge. तो यहाँ जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, मतलब लाइन पर जो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके लिए सिलेंडर एज्यूम करते हैं। इससे यहाँ पर सेम डिस्टेंस, दिससे सेम डिस्टेंस, दैट इज द गॉसियन सरफेस। यहाँ पर क्या होगा, दैट विल बी सिलेंड्रिकल गॉस, ये होगा सिलेंड्रिकल। ठीक है, इसका लेंथ मान लिया L है एंड रेडियस इसका मान लिया R है। ठीक है, तो एट ए डिस्टेंस, मान लें कि यहाँ पर कोई डिस्टेंस है तो ये तो R ही डिस्टेंस होगा, यहाँ पर कोई पॉइंट P है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये भी इक्वी डिस्टेंट हो अगर R, तो है ना। तो एक तरह से सिलेंडर लिया, सिलेंडर जिसका लेंथ L है और ये दिस। अब इस डायरेक्शन में देखें फ्लक्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। फ्लक्स क्या होगा, गॉस थ्योरम क्या कहता है, जो फ्लक्स है फाई दैट इज इक्वल टू E डॉट A एंड दिस फ्लक्स इज इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज्ड Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस केस में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये आउटवर्ड है ना। और एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर क्या होता है, आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल, तो आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में है, तो फ्लक्स इधर एग्जिस्ट करेगा। दैट इज जो कर्व्ड सरफेस है, जो कर्व्ड सरफेस है सिलेंडर का, जैसे ये क्या है, कर्व्ड सरफेस है ना। सो दिस सरफेस, इसमें फील्ड एग्जिस्ट करेगा, बट दिस जो कैप है, दिस तो यहाँ पर जो देखें हम लोग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इस डायरेक्शन में है, बट आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल इधर है, आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो फ्लक्स जीरो। तो केवल ये जो इसका कर्व्ड पोर्शन है सिलेंडर का, ये कंट्रीब्यूट करेगा फ्लक्स को। ठीक है, फिर गॉस लॉ इसमें अप्लाई कर देना है। फाई इज इक्वल टू व्हाट, फाई इज इक्वल टू EA इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इज इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज्ड Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाय गॉस थ्योरम, और यहाँ से हम लोग निकाल लेते थे। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, और Q को लिख सकते हैं क्या यहाँ से, Q इज इक्वल टू लैम्डा L। सो दिस वन इज लैम्डा L अपॉन एरिया, एरिया ऑफ द सिलेंडर 2 पाई RL। तो एक L कैंसिल हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड, ये निकल गया, छोटा सा डेरिवेशन है एक लाइन का। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज व्हिच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लाइन इज गिवन बाय E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई R व्हाट एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट छूट गया था। ठीक है, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन के लिए यदि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ वेक्टर ऐसे डाल दें तो यहाँ यूनिट वेक्टर R, दैट इज यदि पॉजिटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होता।
ठीक है, तो ये एक एप्लीकेशन था गॉस लॉ का। देन सेकंड एप्लीकेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन शीट ऑफ चार्ज, व्हेन योर चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ शीट, प्लेन शीट है, थिन शीट ऑफ चार्ज, ये शीट है जैसे, इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। देन इन दैट केस क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इससे पर्टिकुलर डिस्टेंस पर क्या होगा? सेम होगा, सेम डिस्टेंस पर। तो यहाँ भी जो पहला काम क्या होता है? व्हेन यूर गॉस लॉ इज टू बी अप्लाइड, तो पहला काम ये है कि वी हैव टू कंसिडर द गॉसियन सरफेस। जैसे एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसिडर द एम्पेरियन लूप, उसी तरह गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए अपने को? गॉसियन सरफेस पहले कंसिडर करना पड़ेगा। लेट इट एरिया इसका मान लो कि ए है, हाँ, और यहाँ से आर डिस्टेंस पर इसको मेजर कर रहे हैं, हाँ। हालांकि यहाँ देखेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ड्यू टू थिन शीट ऑफ चार्ज दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। फिर यहाँ लगाओ, गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे। गॉस लॉ क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, सिंपली, है ना, इज इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट यहाँ हम लोग बात करेंगे सिग्मा की। सिग्मा, व्हाट इज सिग्मा? सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तो व्हाट इज क्यू? क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए। देन दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द एरिया सिंपली, बट दिस एरिया ए, तो 2a हो जाएगा, तो 2a हो गया। क्यू नेट इज व्हाट? क्यू नेट इज सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज ए कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन शीट ऑफ चार्ज। थिन शीट ऑफ चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज गिवन बाय इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और थर्ड वन है स्फेरिकल सेल के कारण, हालांकि वो अभी डिलीटेड पोर्शन है, तो चलिए डिलीटेड पोर्शन है तो हम लोगों ने अभी डिलीट कर दिया, अभी छोड़ देते हैं, हालांकि सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। ना अपने को इसके बाद पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है। मान लो कि कोई चार्ज है, दैट चार्ज इज क्यू, इससे अपने को r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, तो इस P पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा? दैट इज गिवन बाय, दैट इज पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होता है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ठीक है। यानी पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल दिस होता है। एंड पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। कोई चार्ज है, चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1 कूलम, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक लाने में अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज Q विदाउट एक्सेलरेशन जो वर्क करना पड़ेगा, है ना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to that point without acceleration against the electric field. So इसको मैथमेटिकली अपन लिखते हैं V is equal to what? W upon Q, that is potential work done per unit charge, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसलिए इसकी यूनिट क्या होगी? जूल पर कूलम होगी, एंड 1 जूल पर कूलम इज 1 वोल्ट, ऐसा यूनिट इज दिस मच, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट की हम लोगों ने बात की, और जाहिर सी बात है कि फॉर ए गिवन चार्ज क्यू क्या होगा? आर पर ये डिपेंड कर रहा है, आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। यानी डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, अगर इन्फिनाइट डिस्टेंस हो गया, r टेंड्स टू इन्फिनिटी, वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम दिस चार्ज कैपिटल Q, r इन्फिनिटी होगा तो पोटेंशियल 0 होगा, तो इन्फिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम दिस चार्ज पोटेंशियल विल बी 0, ठीक है। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। एंड पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं कभी, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है?
दैट इज दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस है, कोई पॉइंट ए है कोई पॉइंट बी है, तो किसी चार्ज को ए से बी तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ा, कितने चार्ज को, +1 कूलम को, है ना, in the against the electric field without acceleration, so that work done is called the potential difference between these 2 points. तो सिंपली वैसा ही केस है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और नेगेटिव के कारण नेगेटिव होगा, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हम लोगों ने देखा, ड्यू टू डाइपोल के कारण क्या होगा, डाइपोल है, मान लो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, पॉइंट ए है पॉइंट बी है, ठीक है, यहाँ पर मान लो चार्ज है +q, यहाँ पर चार्ज है -q, सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, जो हम लोगों ने कल देखा था, दैट इज मान लें ये डिस्टेंस 2a है, ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा माइनस से प्लस की ओर, सो दिस इज द डाइपोल। अब डाइपोल के केस में अगर देखें तो जनरल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं दैट इज गिवन बाय V = K दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देन P ऑफ cos थीटा अपॉन r², ठीक है, ये थोड़ा लंबा डेरिवेशन है ना, तो इस डेरिवेशन को करना है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए जनरल पॉइंट वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल एंड दिस पोजीशन वेक्टर r, ठीक। तो एक्चुअली जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट एक्सियल लाइन पर अपने को निकालना है, तो एक्सियल लाइन पर जो थीटा का वैल्यू होगा वो कितना होगा, 0 होगा। एक्सियल लाइन मीन्स इसके एक्सिस पर, तो वेरी फार आउट डिस्टेंस पर चले गए, मान लो यहाँ कोई पॉइंट P है, तो इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर यहाँ पर कितना होगा पोटेंशियल एक्सियल लाइन पर, है ना, इन केस ऑफ एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू डाइपोल। एक्सियल लाइन किसका, डाइपोल का एक्सियल लाइन, एक्सिस क्या होता है डाइपोल का, लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस, सेंटर ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है। तो अलोंग दिस एक्सिस, दिस साइड रखें या दिस साइड रखें, तो अपने को अगर एक्सियल लाइन पर पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल ये स्केलर क्वांटिटी, तो -q के कारण यहाँ कितना पोटेंशियल होगा, +q के कारण कितना होगा, नाउ द टोटल पोटेंशियल विल बी एडेड, है ना। इस तरह से हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल निकाल सकते हैं, और इसको निकाल के देखना बहुत सिंपल है ना। तो क्या निकल जाएगा पोटेंशियल का वैल्यू, दैट इज निकल जाएगा Kp अपॉन r², ठीक है। तो डाइपोल के कारण जो पोटेंशियल होता है, डाइपोल के कारण जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होगा, ठीक है। जैसे पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², बट डाइपोल के कारण फील्ड वेरीज एज rq, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू rq। उसी तरह पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है, बट डाइपोल के कारण इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होता है, यानी डाइपोल के कारण जो फील्ड है इट फॉल्स वेरी रैपिडली, फील्ड जो है वो फॉल करता है वेरी रैपिडली, ठीक है। और अगर एक्सियल पॉइंट की बात करें, मतलब ये मान लो यहाँ पर है +q चार्ज, दिस इज -q चार्ज, है ना, दिस इज A, दिस वन इज B, एक्सियल की तो कर लिए, यानी इक्वेटोरियल पॉइंट की यदि बात करें, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यहाँ पर कोई पॉइंट P है, ये डिस्टेंस r है सेंटर से, दिस डिस्टेंस इज 2a। तो अब P पर यदि A के कारण पोटेंशियल देखें तो क्या होगा, प्लस, है ना, V प्लस इज इक्वल टू KQ अपॉन दिस डिस्टेंस, दैट इज रूट ओवर r² प्लस a²। अगर माइनस के कारण देखें तो अगेन होगा क्या, K देन Q, माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ KQ अपॉन दिस डिस्टेंस स्क्वायर, बट PA इक्वल टू PB है, इसलिए यहाँ पर जो पोटेंशियल आएगा कितना आएगा, ये पोटेंशियल 0 आएगा, है ना। तो इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल 0 होता है, बट फील्ड 0 नहीं होता, ये हम लोगों ने देखा है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि इज इट पॉसिबल दैट पोटेंशियल इज 0 बट फील्ड इज नॉट 0, या वाइस वर्सा, है ना, कि पोटेंशियल इज नॉट 0 बट फील्ड इज 0। तो वो सारे एग्जाम्पल अपने को यहाँ से दिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द केस, है ना। तो डाइपोल के कारण ये होगा, डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। फिर एक कंसेप्ट होता है अपने को पोटेंशियल एनर्जी
potential energy, electrostatic potential energy. What is potential energy actually? This energy, जैसे V को डिफाइन किया, V इक्वल टू W बाई क्यू, V इक्वल टू W बाई क्यू, तो ये W है एक्चुअली, Q टाइम्स V। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको डिफाइन करते हैं, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन assembling a number of charges or system of charges at the given location by bringing them in from infinity। जैसे कि कोई असेंबली दी हुई है, 3 चार्जेज की असेंबली है, मान लो देश, यहाँ पर चार्ज Q1 रखना है, यहाँ Q2 रखना है, यहाँ Q3 रखना है ना। तो बारी बारी से चार्ज को लाएंगे इन्फिनिटी से। फर्स्ट ऑफ ऑल Q1 को लाया फ्रॉम इन्फिनिटी से, इस पॉइंट पर रखा, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। पहले मान लो कि Q2 एंड Q3 वाज नॉट देयर, यस, तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर फील्ड नहीं है ना। अब Q ले आए, वर्क डन 0, Q2 इसको इन्फिनिटी से लाएंगे, है ना। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, कितना वर्क डन करना पड़ेगा? इसके कारण जो होगा पोटेंशियल, दैट इज Q2 एंड पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट दिस पॉइंट। फिर उसी तरह Q3 को लाएंगे, जब Q3 को ला रहे हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, तो ऑलरेडी यहाँ पर Q1 एंड Q2 प्रेजेंट है, तो Q1 एंड Q2 के कारण जो पोटेंशियल होगा, इसके कारण फिर वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। तो जो टोटल होगा एक्चुअली टोटल, वैसे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेज, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेज, अगर बात करें सिस्टम ऑफ 2 चार्जेज, यदि 2 चार्ज का सिस्टम है, मान लो एक चार्ज है Q1, अनदर चार्ज इज Q2, इसके बीच का सेपरेशन है R12, then the potential energy of the system of 2 point charges is given as U is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2, और सेपरेशन इस दोनों के बीच का R12, ठीक है। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज। सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेज के लिए अगर निकालेंगे, सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेज के कारण निकालेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? उसी तरह देख सकते हैं 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। देन Q1 Q2 Q3, मान लो 3 चार्जेज आर देयर, देन ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13, ठीक है, लाइक दैट। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेज, यानी पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में बहुत डिफरेंस है। कभी भी आ जाते हैं एक नंबर में भी डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द गिवन चार्ज, इन ब्रिंगिंग द गिवन चार्ज, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेज, सिस्टम ऑफ चार्जेज, दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing the system of charges from infinity to a particular point and assemble them at particular location. So that is called, that work is called, actually जो potential energy है ये charge times potential है, charge times potential है। इसकी यूनिट यही हो चुकी है, यूनिट क्या है? पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी है, तो इसकी एनर्जी की यूनिट जूल होती है, तो इसकी भी यूनिट क्या होगी? दैट विल बी आल्सो जूल, ठीक है। तो ये हम लोगों ने आज चर्चा की, गॉस थ्योरम में इसके एप्लीकेशन देखे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखे, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देखा, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस के कारण देखा ना। अगर हम लोग अब कैपेसिटर की बात करते हैं ना, कैपेसिटर, वन ऑफ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। व्हाट इज कैपेसिटर? एक्चुअली कैपेसिटर इज ए सिस्टम हैविंग 2 प्लेट्स, जिसमें 2 प्लेट्स होते हैं, है ना। 2 प्लेट्स का डिस्टेंस, हालांकि अगर आइडियल कैपेसिटर की बात करें, परफेक्ट कैपेसिटर की बात करें, तो उसके बीच का जो सेपरेशन है ये बहुत बहुत कम होना चाहिए, और इसके बीच डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऐसा होना चाहिए जो कि करंट के फ्लो को परमिट नहीं करे, ठीक है, आइडियल। तो इन केस जनरल हम लोग मान लेते हैं कि चलो कैपेसिटर है, दैट वन इज आइडियल। इसके बीच डाइलेक्ट्रिक होता है, तो व्हाट इज कैपेसिटर? एक्चुअली इट इज अ सिस्टम, इट इज एन अरेंजमेंट having 2 conducting plates separated by a very small distance.
तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कैपेसिटर। एंड डिपेंडिंग अपॉन द शेप ये डिफरेंट टाइप का होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लेट्स आर क्या, प्लेट्स यदि पैरेलल हैं अरेंज, है ना, तो ये प्लेन है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यदि स्फेरिकल वन है प्लेट्स तो स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल प्लेट्स हैं तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। एंड डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम बिटवीन देम, डाइलेक्ट्रिक, माइका है, एयर है, माइका है तो माइका कैपेसिटर, एयर है तो एयर कैपेसिटर, है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन देम, कैपेसिटर भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, बट अपने सिलेबस में अपने को पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो व्हाट इज कैपेसिटर देख लिया हम लोगों ने। नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ये थोड़ा ध्यान से देखना। व्हाट इज द प्रिंसिपल, सिद्धांत क्या है, द प्रिंसिपल अपॉन विच द कैपेसिटर वर्क्स, कैपेसिटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है। ये अपने को एनसीईआरटी में डायरेक्टली कहीं नहीं मिल रहा है देखने को, ठीक है, बट साइड बुक वगैरह मिल जाते हैं, कभी कभी पूछे भी जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो इसके लिए ये फिगर बनाओ, फिगर 1, ठीक है। यहाँ मान लिया फिगर 1, इसमें मान लिया हम लोगों ने कि कोई एक प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट, और इसको चार्ज दे दिया। मान लो दिस इज पॉजिटिवली चार्ज लाइक दैट, ठीक है। और कैपेसिटर के केस में ये भी पाया गया एक्सपेरिमेंटली कि जब दो प्लेट्स हैं उसको चार्ज किया जाता है ना, यानी दो जो प्लेट्स हैं, एक को पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी, दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं तो चार्ज हुआ, मान लो Q चार्ज से चार्ज हो गया, तो देन इन दैट केस, कैपेसिटर के केस में Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। चलिए प्रिंसिपल की बात थोड़ी बाद में करते हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो इट इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट जो चार्ज दिया जाता है कैपेसिटर को, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। जितना ज़्यादा चार्ज देंगे उतना ज़्यादा पोटेंशियल में राइज होगा। और यहाँ से लिखते हैं हम लोग Q इज इक्वल टू सम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डालते हैं, दैट इज C, है ना, वेयर C इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। व्हाट इज कैपेसिटेंस, इट इज चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी, C इक्वल टू Q अपॉन V, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी। ऐसा यूनिट देखें तो कूलम पर वोल्ट, एंड 1 कूलम वोल्ट इज इक्वल टू कूलम पर वोल्ट, एंड दिस इज इक्वल टू फराड, 1 फराड, ठीक है। फराडे साहब के ऑनर में इसकी जो यूनिट है कैपेसिटेंस की, दैट इज फराड, एंड 1 फराड इज वेरी बिग यूनिट। सो फ्रीक्वेंटली मिली, माइक्रो, नैनो, पिको फराड ये यूज होता है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या बात की, कैपेसिटर क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नाउ कैपेसिटर के केस में इट इज फाउंड दैट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज फ्रॉम ईयर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो जो कि C कहलाता है ना, एंड दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होगा, Q अपॉन V, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर Q इक्वल टू C बाई V, नाउ Q इक्वल टू CV, नाउ C इक्वल टू Q अपॉन V। कैपेसिटेंस, व्हाट इज कैपेसिटेंस, इट इज द चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी। कैपेसिटेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा चार्ज होल्ड करेगा। एंड व्हाट इज कैपेसिटर, इट इज ए डिवाइस यूज टू स्टोर द एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ स्टोर होती है, दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है, ठीक है। अब देखेंगे अपन यहाँ से क्या, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो उसके लिए अपने को 3 डायग्राम बनाना है। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर के लिए वी हैव टू ड्रॉ 3 डायग्राम्स, ठीक है। इसमें ये याद रखना 3 डायग्राम्स बनाना है। तो एक डायग्राम ये हो गया, है ना। नाउ अनदर डायग्राम, दिस वन मान लो 1। दूसरा डायग्राम ये है, ये प्लस 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 चार्ज थे, इस पर प्लस चार्ज, ठीक है। नाउ यहाँ पर इसको चार्ज कर लिया, दूसरे में क्या किया कि अनचार्ज प्लेट को इसके पास लाएंगे तो अपोजिट चार्ज इंड्यूस होगा, प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा, और चार्ज न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हुए आउटर साइड पर भी प्लस चार्ज होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, ये फर्स्ट फिगर था, क्या किया अपन ने, एक प्लेट लिया जिसको चार्ज किया पॉजिटिवली। अनदर केस में क्या किया, ये तो चार्ज था ही, इसके विसिनिटी में, इसके पास, इसके नियर बाय एक अनचार्ज प्लेट लाया तो इस पर अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो गया, माइनस प्लस, ठीक है। और थर्ड केस ये किया अपने कि ये जो चार्ज था ये पॉजिटिव चार्ज था, और इसके पास जो प्लेट लाया था ये इस पर निगेटिव चार्ज है और इसको अर्थ कर दिया, ठीक है। ये थर्ड फिगर हो गया, बस इससे प्रिंसिपल डिस्क्राइब होता है। देखिए फर्स्ट तो है चार्ज कर दिया इसको, चार्ज Q, है ना।
Q डालेंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, Q जितना बढ़ेगा पोटेंशियल बढ़ेगा, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, बट पोटेंशियल का एक लिमिट है। अगर पोटेंशियल इतना ज़्यादा हो गया कि जो सराउंडिंग एयर है उसका इलेक्ट्रिकल ब्रेक डाउन हो जाए, यानी वो आयनाइज हो जाएगा, तो चार्ज लीक करेगा। अब क्या किया सेकेंड में, इसके पास अनचार्ज प्लेट रखा, अपोजिट चार्ज इंड्यूस हुआ निगेटिव के कारण पोटेंशियल ए का। मान लो ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, ठीक है। तो प्लेट 1, ये प्लेट 1 था, ये प्लेट 1 है। तो अब निगेटिव के कारण प्लेट 1 का जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज होगा। एंड व्हाट इज कैपेसिटेंस, C इक्वल टू Q बाई V। निगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल कम होगा, पॉजिटिव के कारण बढ़ेगा, बट निगेटिव पास में है, इसलिए नेट इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज इन पोटेंशियल। डिक्रीज इन पोटेंशियल मतलब इंक्रीज इन कैपेसिटेंस। अब क्या किया थर्ड में, अर्थ कर दिया, इसका जो बाहरी है इसको अपन ने क्या किया, अर्थ कर दिया। तो एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया, हालांकि निगेटिव चार्ज का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, इसको न्यूट्रलाइज कर दिया। अब यहाँ निगेटिव के कारण क्या हो गया, फर्दर पोटेंशियल ए का डिक्रीज हो गया, तो कैपेसिटेंस में फर्दर इंक्रीज हो गया। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना। नाउ हम लोग आगे बात करते हैं, कैपेसिटेंस निकालते हैं ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। दिस इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वन पॉजिटिव और दूसरे पर अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है निगेटिव। आइडियल में बोला कि जो सेपरेशन है D ये बहुत कम होना चाहिए, है ना। एरिया ऑफ ईच प्लेट मान लो A है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसके बीच क्या होगा, +2 माइनस की ओर होगा, ठीक है। सेपरेशन बहुत कम होना चाहिए, और जो डाइलेक्ट्रिक होता है वो ऐसा होना चाहिए कि वो करंट के फ्लो को वन प्लेट से अनदर उसको अलाउ नहीं करे। और चार्ज इस पर है +Q, इस पर -Q, ये +Q और -Q, सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, इसकी माइनस सिग्मा, बट जो चार्ज माना जाता है कैपेसिटर का वो Q है ना, 2Q नहीं होगा, ठीक है। सो दिस वन इज द केस। और इसके लिए कैपेसिटेंस के लिए फार्मूला निकालते हैं C, है ना। तो पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट के बीच देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कहीं देखने के लिए दो प्लेट के बीच में क्या करते हैं, कोई टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करते हैं। पॉजिटिव के कारण इधर रिपेल होगा, इस पॉजिटिव के कारण क्या होगा, नेगेटिव के कारण अट्रैक्ट होगा, और पॉजिटिव के कारण भी इधर ही आएगा। तो जो फील्ड होगा एक प्लेट के कारण होता है σ/2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे के कारण भी σ/2 एप्सिलॉन नॉट। फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन देखेंगे, दोनों का डायरेक्शन नहीं बोला। ये यहाँ पर कोई चार्ज रखा अपन ने, मान लो ये P पॉइंट है, तो ये प्लस चार्ज के कारण इधर आएगा, निगेटिव के कारण अट्रैक्ट होगा। तो एक के कारण फील्ड कितना होता है, देखा है अपन ने गॉस थ्योरम का सेकंड एप्लीकेशन जो देखा, ड्यू टू थिन शीट ऑफ चार्ज, तो कितना होता है फील्ड σ/2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे के कारण σ/2, दोनों को ऐड कर दिया तो σ/एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। देन पोटेंशियल कितना होगा, V = ED होता है, तो पोटेंशियल हो गया सिग्मा नाउ D/एप्सिलॉन नॉट। एंड व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा का वैल्यू रख दो, दैट इज Q/A/D/एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये क्या है V। देन अपने को कैपेसिटेंस निकालना है, व्हाट इज कैपेसिटेंस, C = Q CV देखा था, तो C = Q/V, तो Q/V कर देंगे तो कितना निकलेगा, कैपेसिटेंस निकल गया एप्सिलॉन नॉट A/D, छोटा डेरिवेशन था इसलिए कर दिया, एप्सिलॉन नॉट A/D। That is capacitance of a parallel plate capacitor is directly proportional to area and inversely proportional to separation between them, ठीक है। उसके बाद एक अनदर केस आता है इसमें, है ना। दूसरा केस क्या है, whenever a dielectric slab is introduced, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके बीच और मान लिया इसका थिकनेस कितना है T है, जब इसको इंट्रोड्यूस किया और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, ठीक है। नाउ मान लिया ये पॉजिटिवली चार्ज है, दिस वन इज निगेटिवली, इसके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज E0 प्लस से माइनस की ओर, D सेपरेशन है एंड A इज द एरिया ऑफ ईच प्लेट। इस पर चार्ज +Q है, इस पर चार्ज -Q है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब, हाँ तो अब डाइलेक्ट्रिक से याद आया, एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। मटेरियल्स को दो पार्ट में बांटा था, कंडक्टर एंड व्हाट, इंसुलेटर। कंडक्टर एंड इंसुलेटर, इंसुलेटर को ही है ना हिस्टोरिकल रीजन से इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक बोला जाता है। जैसे माइका है, वाटर है, ये सारे प्लास्टिक है, ये सारे क्या इंसुलेटर हैं, डाइलेक्ट्रिक हैं, ठीक है। तो जब
अब अगर अपन देखें ऐसे मटेरियल, तो ये जो डाइलेक्ट्रिक है, एक्चुअली ये दो तरह के डाइलेक्ट्रिक होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? जिसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, ठीक है, जिसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता। और नॉन पोलर का जिसका डायपोल मोमेंट जीरो होता है, ठीक है। यानी पोलर के केस में जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हैं, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का जो सेंटर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो कॉन्साइड नहीं करता है, तो परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है। डायपोल मोमेंट क्या था? चार्ज इनटू सेपरेशन। अगर कॉन्साइड किया जैसे नॉन पोलर में कॉन्साइड करता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कॉन्साइड करता है, तो उस केस में क्या हो गया? उस केस में जीरो हो गया सेपरेशन, दैट इज यहाँ डायपोल मोमेंट नहीं होता है। बट पोलर मॉलिक्यूल के केस में, पोलर डाइलेक्ट्रिक में एवरेज डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जीरो होता है, क्योंकि डायपोल जो है, एटॉमिक डायपोल, वो डिफरेंट डायरेक्शन में अलाइंड होते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे पोलर में तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, बट नॉन पोलर में पहले से डायपोल मोमेंट नहीं होता है ना, ड्यू टू सिमेट्री, है ना। तो यहाँ नॉन पोलर में जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो कॉन्साइड था अब सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव चार्ज मूव करेगा इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो ये भी पोलराइज हो जाएगा। यानी पोलराइजेशन, पोलराइजेशन क्या है? पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, पोलराइजेशन, बहुत पोलराइजेशन की बात होती है, दैट इज पोलराइजेशन इन द वेव ऑप्टिक्स में होता है, जो कि हम लोगों ने अभी छोड़ दिया है, आगे किया है ना। पोलराइजेशन केमिस्ट्री में भी होता है ना, सेल के पास, नेगेटिव टर्मिनल के पास हाइड्रोजन एक्यूमुलेट होते हैं। यहाँ पोलराइजेशन का मतलब है कि जैसे कि मान लो ये रीजन है यहाँ, है ना, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है दिस मच, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है प्लस ए माइनस की, और इसके बीच में यदि रखा, क्योंकि फ्री मूवमेंट नहीं होता है डाइलेक्ट्रिक के केस में, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल होती है ना। अब अगर यहाँ अपन ने रखा डाइलेक्ट्रिक, तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज, तो ऐसा हो जाएगा, मान लो कि प्लस माइनस, ये डाइपोल ऐसे आ रहे हैं, और यहाँ पर भी वैसे होगा, प्लस माइनस, ये एटॉमिक डाइपोल्स हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, तो यूँ मूव करेगा। तो अब ये लगेगा कि जो यहाँ पर नेगेटिव एंड था, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर नेट चार्ज नेगेटिव हो गया, तो इंड्यूस्ड फील्ड हो गया। फील्ड क्या हो गया? यहाँ पर इंड्यूस हो गया, ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस। इसके कारण ये हो गया इंड्यूस्ड फील्ड, और अप्लाइड फील्ड का ये डायरेक्शन है। तो जो नेट फील्ड है, नेट फील्ड इसके अंदर होगा अप्लाइड फील्ड अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। जो नेट फील्ड है, यहाँ जैसे कोई डाइलेक्ट्रिक रखा ऑफ थिकनेस टी, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो नेट फील्ड इनसाइड दिस थिकनेस इस डाइलेक्ट्रिक में कितना होगा? अप्लाइड फील्ड का के टाइम्स कम हो जाएगा, ठीक है। तो नेट फील्ड विल बी दिस मच, ठीक है। और यहाँ से फिर इसको डिराइव करते हैं, इसके लिए फार्मूला हम लोग, है ना, क्या फार्मूला होगा? डिराइव करेंगे इसमें फार्मूला कैपेसिटेंस के लिए, है ना। तो इसके बीच फील्ड देखते हैं अपन, फील्ड कितना होगा? फील्ड की बात करेंगे तो, या पोटेंशियल देख लें, दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? ये रीजन कितना बचा? पूरा रीजन डी था, इसमें टी थिकनेस का स्लैब डाल दिया तो डी माइनस टी, और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ऑपरेट कर रहा है? E0, ठीक है। अब इस स्लैब में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? अप्लाइड का के टाइम्स कम हो जाएगा, और इसका थिकनेस टी है। यहाँ से फिर E0 को कॉमन ले लेंगे, तब क्या बचेगा? डी माइनस टी प्लस टी बाई के, और E0 का वैल्यू रखेंगे। E0 का वैल्यू कितना होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज Q बाई ए, देन इट इज डी माइनस टी प्लस टी बाई के, है ना। एंड व्हाट इज सी? सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो सी के लिए एक्सप्रेशन निकल जाएगा, व्हाट इज सी? सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। सी का वैल्यू कितना होगा? क्यू बाई वी होगा, है ना। तो यहाँ से पोटेंस, इसके कैपेसिटेंस के लिए एक्सप्रेशन आ जाता है, सी इज इक्वल टू व्हाट? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के,
ठीक है। तो ये हो गया विदाउट, ये विथ डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटेंस विथ डाइलेक्ट्रिक कितना होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इफ स्पेशल केस देख सकते हैं, इफ टी इक्वल टू डी, यदि जो डाइलेक्ट्रिक रखा है ये इंटायर स्पेस बिटवीन द प्लेट्स को यदि भर दे, टी इक्वल टू डी हो जाए, टी इक्वल टू डी जीरो हो गया डी बाई के, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, सी बराबर के टाइम्स सी जीरो। यदि इसको सी बोला अपन ने, चलिए इसको सी ही रहने दिया, ठीक है। सो दिस वैल्यू हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए अब इसको हम लोग हटाते हैं, क्लियर ऑल। एंड नाउ हम लोग देखते हैं एक्चुअली जो कैपेसिटेंस देखा अपन ने, एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कोई कैपेसिटर है ना, उसमें मान लो उसका पोटेंशियल अपन बढ़ाना चाहते हैं dV से, तो अमाउंट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना करना पड़ेगा, क्योंकि V इक्वल टू पोटेंशियल क्या होता है हम लोगों ने डिफाइन किया था, V इक्वल टू W बाई क्यू, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, W बाई क्यू। तो W इक्वल टू क्यू इंटू वी, W इक्वल टू व्हाट, क्यू इंटू वी। तो कोई चार्ज Q है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस यदि प्लेट पर क्या पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट का dV से बढ़ाना चाहते हैं, क्यू चार्ज है उस पर, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा देख, तो टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा, मान लो जीरो से क्यू चार्ज तक सेटअप करने में, दैट इज क्यू dV एंड इसका इंटीग्रल। एंड व्हाट इज क्यू, क्यू का वैल्यू क्या कितना होता है, क्यू इक्वल टू सी वी, तो ये हो गया जीरो टू क्यू एंड सी वी dV, और इसको इंटीग्रेट कर दो, ये एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी, दैट इज कितना हो गया, सी वी डी वी का वी स्क्वायर बाई टू, दैट इज हाफ सी वी स्क्वायर। हाँ यहाँ वी डालना था, सॉरी, पोटेंशियल चेंज कर रहे हैं ना अपन, चार्ज नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल डी वी से चेंज करने में कितना वर्क डन करना पड़ा। अब ये पोटेंशियल जीरो डी वी क्या हो, जीरो टू वी हो जाए, तो एनर्जी स्टोर्ड इज गिवन बाय हाफ सी वी स्क्वायर। हाफ सी वी स्क्वायर, ये इसको डिफरेंटली भी कास्ट करते थे, हाफ सी वी स्क्वायर, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, और एनर्जी इज इक्वल टू हाफ क्यू वी, सी वी को क्यू लिख दिया, या एनर्जी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, ठीक है। अब जो कन्वेनियंट होगा वहाँ फार्मूला यूज करेंगे, है ना। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन अपन ने देखा ही है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जैसा कि रेसिस्टेंस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता था, सीरीज कॉम्बिनेशन 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 लाइक दैट, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में C पैरेलल CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। एंड एनर्जी स्टोर्ड के लिए देखा, एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में, अगर सीरीज में ढेर सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं तो जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड है इंडिविजुअल एनर्जी स्टोर्ड के सम के बराबर होता है, ठीक है। और फिर एनर्जी डेंसिटी के लिए भी एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, स्मॉल यू, ये करके देखना, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एक्चुअली कैपेसिटर प्लेट में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो बिटवीन द प्लेट्स होती है, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, दैट इज एनर्जी डेंसिटी। यदि निकालेंगे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तो ये आएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। कोई फार्मूला लेके कर सकते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर से भी कर सकते हैं। सी इक्वल टू क्या रखना है, कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी एंड वी इक्वल टू ई डी, ठीक है। और एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर क्या होगा, ए इंटू डी होगा, ठीक है। तो आई थिंक कि टाइम हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है ना। इसके बाद हम लोग कल देखें थोड़ा कुछ न्यूमेरिकल इस पर बना लें या फिर इलेक्ट्रिसिटी पर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। टिल दैट थैंक यू, हैव अ गुड डे।